मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका हुसैन सर एक बार फिर से लेकर आ चुका हूं एक नया लेक्चर जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, आपके अपने चैनल साइंस ब्रेन पर। इस पीरियोडिक टेबल को आज हम लोग इतने एक्साइटेड वे में पढ़ेंगे, इतनी इजी वे में पढ़ेंगे कि अगर केमिस्ट्री का किसी बच्चे को एबीसीडी भी नहीं आता है तो वो भी इस लेक्चर को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला है। हम लोग समझते हैं कि आज का जो पीरियोडिक टेबल हमारा है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मतलब जैसे आप एटम समझते होंगे, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। तो जो एटम होता है वो कितने तरह का होता है? 118 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। इसमें कुछ ज्यादातर नेचुरली अकरिंग है और कुछ मैन मेड भी होते हैं। 118 में जैसे मैं आपको नाम लूं कुछ, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ड्यूटेरियम, जिरकोनियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, बहुत सारे एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग आइडिया लेने वाले हैं। हम लोग इसको अलग अलग करके ऐसा नहीं करेंगे कि हर एक पीरियोडिक टेबल की हर एक पीरियोडिक एलिमेंट की जो प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में उनकी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को आज बहुत इजी वे में समझने वाले हैं कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे आप आज जो ये पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है बेटा। 2000 साइंटिस्ट लोगों की ये मेहनत है जो आपके पास इस तरीके से दे दी गई है कि इजी वे में आप इसको समझ सके। अलग अलग अगर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ना हो 118 एलिमेंट्स की, तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ता, हार्ड वर्क करना पड़ता। इस चीज को इजी करने के लिए इसको कॉम्पैक्ट कर दिया और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया गया। और इसको करने के लिए 2000 साइंटिस्ट लोगों ने मेहनत की है, जिसमें से कुछ नाम, इंपॉर्टेंट नाम आपको पढ़ाया जाएगा आगे। पहला नाम आता है लेवोजियर का। लेवोजियर जो थे इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। एक और नाम आता है जाबिर इब्ने हयान का, इनको भी फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। हमें फादर और इस पे नहीं जाना है, इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। दूसरा नाम आता है इसमें डॉबरनियर का, इन्होंने बहुत ही कमाल किया था, इसका ट्राइड्स वगैरह बनाया था। तीसरा नाम आता है न्यूलैंड्स ने, उन्होंने कुछ सारेगामापा, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। और इसके बाद नाम आता है लोथर मेयर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम आता है मेंडलीव। लेकिन इन लोगों में कुछ कमियां रह गई थी, इन्होंने बहुत वर्क किया लेकिन फिर भी स्टिल इसमें कुछ कमियां रह गई। तो आज की डेट में मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है, जिनको ग्रुप्स और ब्लॉक्स में, ग्रुप्स, पीरियड्स और ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है। आप 118 एलिमेंट को जो देख रहे हैं, जब आप इसके वर्टिकल कॉलम की बात करेंगे तो इसको ग्रुप कहते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, 18 आपके पास क्या है बेटा? ग्रुप्स हैं। और इस तरीके से आप चलेंगे तो 7 आपके पास क्या मिलेंगे बेटे? पीरियड्स मिलेंगे। तो आपने क्या सीखा? 118 एलिमेंट्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। इसके अलावा इसमें इसको पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया है। ये पहला और दूसरा जो आपको ग्रुप दिख रहा है, इसको कलेक्टिवली बोला जाता है एस ब्लॉक। बीच में ये जो आपको यहां से दिख रहा है यहां तक, इसको बोला जाता है डी ब्लॉक। और यहां से यहां तक जो दिख रहा है आपको 6 ग्रुप, इसको बोला जाता है पी ब्लॉक। और नीचे वाले को बोलते हैं एफ ब्लॉक। यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब इसमें 118 एलिमेंट पूरे मिलाकर के हैं। कुछ इसमें मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल्स होंगे, कुछ मेटलॉइड्स होंगे। ठीक है, तो कहां पे मेटल्स होते हैं, कहां पे नॉन मेटल्स होते हैं, कहां मेटलॉइड्स होते हैं, उसको हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है वो भी इसको आज पढ़ेगा तो एकदम इंजॉय करेगा। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले न्यूमोनिक्स क्या होता है। जैसे मैं डायरेक्ट कहूं कि आप इतने एलिमेंट को याद कर लीजिए तो शायद आपको याद करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप किसी चीज को, किसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को डेली होने वाली चीज से अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो वो चीज आसानी से याद हो जाती है। सो हम लोग देखते हैं कि क्या है न्यूमोनिक्स। जैसे आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम है, ये आपके एक ग्रुप में लाई करते हैं। अब ग्रुप वाइज याद करने का कुछ फायदा है। हम तो कहेंगे आप एलिमेंट्स को इसी तरीके से याद करिए। जो एस ब्लॉक दिख रहा है ना, ग्रुप वाइज याद कर लीजिए। डी ब्लॉक को आप छोड़ दीजिए, एस ब्लॉक को ग्रुप वाइज याद कर लीजिए, पी ब्लॉक को ग्रुप वाइज याद कर लीजिए। डी ब्लॉक में अगर आप चाहें तो ये पहला वाला जो पीरियड है उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है। नीचे वाले एलिमेंट्स में ज्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाएगा कि कैसे उसको हैंडल करना है।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूमोनिक्स की। तो न्यूमोनिक्स में आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि अब न्यूमोनिक्स का आपका डायरेक्ट इससे तो कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए आपको राइट करने के लिए, जैसे ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये मैं कह दूं कि आप एक बार में बोलिए तो कोई नया बच्चा रहेगा तो उसको बहुत टफ लगेगा। लेकिन इसी चीज को मैं इस तरीके से कर दूं, हाइड्रोजन की जगह मैं इसको बोलूं हे ली ना कर रब से फरियाद, हेली ना कर रब से फरियाद। तो ये आपको थोड़ा सा बोलने में इजी लगेगा। अब आपको एक ग्रुप याद है, हेली ना कर रब से फरियाद, तो हे से आप एच लिख देंगे, ली से लिथियम एल लिख देंगे, ना से सोडियम, कर से पोटेशियम, रब से रुबिडियम, से सीजियम एंड फरियाद से फ्रांसियम। आप इस तरीके से न्यूमेरिक्स का यूज करते हुए बहुत इजी तरीके से इसको ग्रुप में लिख सकते हैं। जब एक बार आपने सिंबल लिख लिया तो आपको धीरे धीरे अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इसका नाम क्या था। ठीक है, आगे चलेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको और ज्यादा इसमें आसानी होती जाएगी। तो सेकंड ग्रुप का न्यूमेरिक्स ये है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मैं इसको बार बार लिख करके नहीं समझाऊंगा, ये बहुत ईजी चीज है। जैसे पहले ग्रुप का न्यूमेरिक्स है, बार बार आप थोड़ा सुनेंगे अपने आप याद हो जाएगा, हे ली ना कर रब से फरियाद। और दूसरे ग्रुप का है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और इस वाले ग्रुप के ऊपर तो एक पूरी कहानी है। हमारे साथ एक हमारे घर के बगल में एक भैया रहते थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बेचारे बहुत भोले थे और थोड़ा सा तोतलाते थे। तो उनकी शादी लग गई। उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप जो है शादी में क्या लेंगे? तो उन्होंने कहा कि अंगूठी ताई तेन ताई पता था लुपिया ताई तुतल ताई और जौन पापा ले लिए। तो वो थोड़ा सा तोतला के बोलते थे कि अपनी शादी में उनको अंगूठी, चेन और स्कूटर 50,000 रुपया, और इसके बाद जो पापा ले लिए वो भी चाहिए था। तो बात ये है कि भाई लेना देना ये सब तो मैं वैसे भी बच्चों को सिखाता हूँ कि भाई ये गलत चीज है, इस चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होती है कि शादियां दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। तो ये नहीं करना है बेटा, ये आसान करना है। ये दहेज की जो प्रथा है, जो एक तरीके से कुरीति है, उसको हमको समाज से हटाना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलिए पहला क्या है, हेली ना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो वो जो भैया थे जो तोतलाते थे, तो उनकी तरीके से कुछ मिलता जुलता लग रहा है कि बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप राजी, लड़की का बाप राजी होगा तब मजबूरन राजी होगा। हो सकता हो गवर्नमेंट जॉब हो, और गवर्नमेंट जॉब वाले के पीछे तो वैसे भी जो है स्कूटर और कार क्या है, लोग बहुत कुछ देने के तैयार हो जा रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें कि ये भी दे देंगे, इतना लाख दे देंगे, उतना लाख दे देंगे, जो कि बहुत ही गलत बात है। ठीक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी हो गया। अब ये आप दो ग्रुप वाइज याद कर लिए। ठीक है, अब आप इधर आ जाइए, डी ब्लॉक को अभी फिलहाल आप साइड रखिए, इस पे आ जाइए पी ब्लॉक। ये देखिए, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। इसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है और इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। मतलब ये जो होगा अल्कली मतलब होता है बेस, ठीक है ना। और ये जो सेकंड वाला है ना, बेस फॉर्मिंग है, ये आपका अल्कली मेटल्स है। और ये जो है अर्थ क्रस्ट में मिलता है, इसलिए अल्कलाइन, दोनों बेसिक हाइड्रोक्साइड वगैरह बनाते हैं। ठीक है, इधर है पी ब्लॉक में आ जाइए। पी ब्लॉक में आपका देखिए पहला, दूसरा और ग्रुप में आप जाएंगे तो 10 ग्रुप डी ब्लॉक के हो गए। और पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है बेटा? 10 और 2 12, 1 13 में से शुरू होगा। तो पी ब्लॉक में आइए, और बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, आप इस पे परेशान नहीं होइए, इसका नाम तो मैं आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा। 100 नंबर से ऊपर वाले एलिमेंट्स के कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप 5-10 मिनट के अंदर पूरी नॉमेनक्लेचर उसकी सीख सकते हैं। हाँ, अब स्टिल उसका नाम प्रॉपर रख दिया गया है, नहीं तो पहले एक आईयूपैक ने सिस्टम दिया था जिससे 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स के नाम आप लिख सकते हो। तो वो भी आपका क्या है बेटा, चल जाएगा काम। जो मैं आप तरीका सिखाऊंगा तो आप 100 के ऊपर वाले एलिमेंट के 18 एलिमेंट के नाम तो आप 5 मिनट के अंदर सीखने वाले आज इसी लेक्चर में। चलिए, तो हमारे पास पहला 2 ग्रुप किसका हो गया? एस ब्लॉक। और 13वां ग्रुप किसका है? 13 से 18 क्या होगा बेटा? पी ब्लॉक। और 3 से ये जो 12 है वो कौन सा है? 10 ग्रुप डी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आते हैं। तो अब नया बच्चा है, उसको इस चीज में हो सकता है प्रॉब्लम हो। आप लोग तो फिलहाल कुछ जानते होंगे, जो एकदम नए बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उनके लिए ये इस तरीके से याद कर सकते हैं
बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। सो देखिए आप मैच कर रहा है न्यूमेरिक्स का। और ये जो 14th ग्रुप है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा थोड़ा सा सार्कास्टिक वे में। बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम को हमने बोला बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला में लेकर के कोई चरण सिंह जी टीन पर चढ़ गए, चरण सिंह जी टीन पर चढ़ गए, क्या लेकर के? बैगन आलू गाजर इन थैला लेकर के। थैले में बैगन आलू गाजर था, वो लेकर के चढ़ गए कहां पे? टीन पर। क्यों? क्यों? क्योंकि नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी पहुंच गए उनके पास कि आपके पास बैगन आलू गाजर है, हम तो भिखारी हैं, दे दो हमको थैला दे दो। तो चरण सिंह जी ने, उनकी वाइफ थोड़ी खतरनाक थी, तो चरण सिंह जी को, बहुत दयालु आदमी थे, वो दे सकते थे, लेकिन बहुत डर रहे थे कि अगर मैंने भिखारी को दे दिया तो मेरा क्या हाल होगा। तो चरण सिंह जी क्या किए? नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी जब आए हैं तो चरण सिंह जी कहां चढ़ गए? टीन पर। तो बैगन आलू गाजर इन थैला लेकर चरण सिंह जी कहां चढ़ गए? टीन पर। नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी पहुंचे थे इसलिए, तो उन्होंने टीन पर चढ़ा, तो अभी भी सम्मान नहीं रहे कि दे दो भाई दे दो। नाना पाटेकर असरानी सब क्या कह रहे हैं? दे दो भाई दे दो। तो वो क्या किए? ओ स्टाइल से टीपो, मतलब उन्होंने क्या किया, ऐसे हाथ ऐसे गोल बनाया और सर पे मारा, हट भाग यहां से। ओ स्टाइल से टीपा, मतलब ओ स्टाइल से कुछ पीट उठ दिया उनको, टीपो। और उसके बाद क्या था कि चरण सिंह जी की वाइफ है, वो आंटी हम लोग बोलेंगे ना उनको, चरण सिंह जी अंकल हैं, तो जो आंटी है वो आई, तो फिर कल बाहर आ गई आंटी, कल की घटना है। फिर कल बाहर आई आंटी, क्या लेके आई? डंडा उंडा लेके आई मोटा वाला, और पीट दिया किसको? नाना पाटेकर असरानी को बहुत तगड़े में पीट दिया। ठीक है, अब क्या हो गया? हड्डी उड्डी टूट गया। अब टूट गया हड्डी, तो ये नाना पाटेकर असरानी जो जिनकी हड्डी टूट गई, उसके ऊपर चरण सिंह जी जो है वो थोड़ा दया खाएंगे कि नहीं नहीं बेचारे गरीब हैं, भिखारी हैं, टूट गया इनका हड्डी। तो इसके लिए क्या था कि जो चरण सिंह जी के बच्चे थे, बच्चियां थी, उनका नाम था हीना, नीना और करीना, आओ करें एक्सरे। तो हीना, नीना और करीना कौन थी? चरण सिंह जी की बच्चियां थी। तो हीना, नीना और करीना ने क्या किया? एक्सरे किया इसका, नाना पाटेकर असरानी का। तो ये हो गया न्यूमोनिक्स। बैगन आलू गाजर इन थैला, चरण सिंह जी टीन पर, नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, और हीना, नीना और करीना आओ करें एक्सरे। सो ये हो गया इसका न्यूमेरिक्स। अब हम लोग समझते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उसमें मेटल्स कहां पे होते हैं और नॉन मेटल्स कहां पे होते हैं। तो मेटल की अगर बात की जाए बच्चों, तो मेटल आपके पास एस ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये पहला दो ग्रुप जो देख रहे हैं वो क्या है? एस ब्लॉक है। इसमें हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। चाहे आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम और रेडियम, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। और रेडियो एक्टिव मटेरियल की जो स्टडी होती है वो अभी आपको छोटी क्लास में नहीं करनी है, और 10th में भी आपको बहुत ज्यादा इसके बाद, 12th में भी आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी एक अलग से ही आपको पढ़ाया जाता है, इसकी ब्रांच ही अलग है। ठीक है, बहुत हल्का फुल्का पढ़ते हैं, जैसे आपके जो एफ ब्लॉक हो गए और ये सब हो गए, इसमें ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब ये लगातार अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, हार्मफुल रेडिएशन एमिट करते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ कम खतरनाक होते हैं, उनकी कुछ हाफ लाइफ होती है। ठीक है, अब हाफ लाइफ वगैरह आप कहाँ पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी जाने दिए, इस पे नहीं पढ़ना है, अभी हमको बेसिक बेसिक सा समझना है कि हमको पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मेटल कहाँ रहते हैं बेटा? एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक कौन है? ये वाला पहला दो ग्रुप, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली। और आप डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन खास बात यह है कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ट्रांजिशन मेटल सिर्फ वही होते हैं जो कि, अच्छा इसमें भी ट्रांजिशन मेटल में भी कुछ लोग क्या कहते हैं कि एस और पी के बीच में पड़ता है डी ब्लॉक, इसलिए इसको ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांजिशन मेटल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसके डी सबसेल में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, चाहे इसके नेटिव स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, या इसके
स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब ये चीज तो आपको आगे चल के सीखना पड़ेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे उसमें इसको सिखा देंगे कि ट्रांजिशन मेटल ये कैसे है। जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनेशियम ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल होते हैं, सिर्फ ये वाला ग्रुप जो है 12वां वाला ग्रुप, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनेशियम, इसको छोड़ करके। बेटा एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, पीरियोडिक टेबल ऐसे 2D में ना होकर के 3D में, आप ब्लॉक ऐसे देख रहे हैं सीधे सीधे, ये पीछे ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है ना, लैंथेनम एंड एक्टिनियम वाली जो लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज है, वो इस थर्ड ग्रुप में पीछे देखो 57 से 71 तक कौन है बेटा? लैंथेनम सीरीज है। और एक्टिनियम सीरीज 89 से 103 तक। मतलब एक एलिमेंट तो लैंथेनम और एक्टिनियम यहां रहेगा और 14 एलिमेंट इसके पीछे रहेंगे। एक्चुअल में बेटा ये जो लैंथेनम और एक्टिनियम यहां लिख दिया गया है, ये एफ ब्लॉक के नहीं है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। एफ ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट, सीरियम से लगाए ल्यूटिशियम तक और थोरियम से लगाए लॉरेंसियम तक, ये क्या होता है बेटा? एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। लैंथेनम एंड एक्टिनियम क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। अब ये कैसे निकालते हैं? ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्या होता है? बेस्ड होता है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो मैं एक बेसिक लेक्चर बना चुका हूं और कभी इसके लिए एक एडवांस लेक्चर मैं बना दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो मेटल कहाँ रहते हैं? एस ब्लॉक में पूरा देखा जाए एस ब्लॉक में तो हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे के सारे क्या है? मेटल्स है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। वैसे ये फ्रांसियम और रेडियम भी क्या है? मेटल ही है। ठीक है, और डी ब्लॉक में आप बात करें तो नो एक्सेप्शन, इसमें तो एक्सेप्शन एक था हाइड्रोजन, डी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, एवरी एलिमेंट इज अ मेटल, सारे के सारे एलिमेंट क्या है? मेटल। एफ ब्लॉक में आप जाएंगे कोई एक्सेप्शन नहीं, सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। लेकिन आप पी ब्लॉक में जाएंगे देखिए एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है? मेटल्स है। इसमें देखिए 6 × 2 12 यहां से आ गए, 40 यहां से आ गए और 28 यहां से आ गया, तो टोटल कितना हो गया? 12 और 28 40 80 एलिमेंट तो सीधे सीधे दिख रहे हैं कि आपके पास 118 में से 80 एलिमेंट आपके पास क्या है? मेटल्स है अभी फिलहाल एस डी एफ मिला के। पी ब्लॉक में क्या होता है? क्या नॉन मेटल होते हैं सारे? नहीं, पी ब्लॉक में क्या होते हैं? मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड भी होते हैं। अब मेटल क्या होते हैं? आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं, मेटल्स आर मैलेबल, डक्टाइल, लस्टरस, सनरस, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड, जनरली अकर इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। लेकिन जो मॉडर्न थियरी है मेटल और नॉन मेटल की, इलेक्ट्रॉनिक थियरी है, वो ये कहता है कि एनी एलिमेंट which have tendency to donate its electron is called metal and any element have tendency to accept electron is called नॉन मेटल। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को देना चाहते हैं वो मेटल है और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो इस साइड आप देखेंगे तो ज्यादातर एलिमेंट क्या करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं। तो मरकरी जो एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन इज ओनली एक्सेप्शन टिल देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दैट। एक्सेप्शन तब तक एक्सेप्शन है जब तक आप उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो एक्सप्लेनेशन उसका समझने के काबिल नहीं है, तब तक बोल दिया जाता है कि केमिस्ट्री में ये एक्सेप्शन है। लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पूरा का पूरा क्या है? मेटल, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो सर हाइड्रोजन भी मेटल होना चाहिए, लेकिन बेटा प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता तो है तो H+ बनाता है, लेता भी है H- बनाता है, तो सर मेटल भी होना चाहिए, नॉन मेटल भी होना चाहिए, इसका मतलब मेटलॉइड होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा, क्यों मेटल नहीं कहा जाता है? हाइड्रोजन के पास इकलौता ऐसा एलिमेंट हाइड्रोजन होता है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके आइसोटोप्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप 118 एलिमेंट देखना पीरियोडिक टेबल में, इसके 250 से भी ज्यादा क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। हर एक एलिमेंट का जो, जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन है, कार्बन का मास एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12 है, उसी तरीके से एटॉमिक नंबर 6 ही होगा लेकिन मास नंबर 14 हो जाएगा, तो इसके पीछे ही रहेगा, ऐसे समझ लीजिए आप एक तरीके से। लेकिन पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट आपके पास हैं, तो उसके 250 से ज्यादा क्या है? आइसोटोप्स है। तो पहला आइसोटोप जो है जो वही लिखा जाता है, आपको ज्यादा नहीं उसके बारे में परेशान होना है अभी। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है हाइड्रोजन है, दूसरा ड्यूट्रियम है, तीसरा ट्रिटियम। हाइड्रोजन ही 99% पाया जाएगा और हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसका मतलब एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मास भी 1 होता है,
जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचता है। इसका मतलब ये एटम स्टेबल रह ही नहीं जाता है, और जब वो एटम ही नहीं रहा तो उसको आप मेटल कैसे कह सकते हो। कोई भी एलिमेंट आप दूसरा लेंगे, इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके पास कुछ ना कुछ कर्नल बच जाता है, कुछ ना कुछ उसके पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बच जाते हैं, तो वो स्टेबल होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या बनता है, ये प्रोटॉन बन जाता है। ठीक है, तो आगे चल के आप देखेंगे कि इसको आप लोग इसी तरीके से देखेंगे कि एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, मतलब H प्लस देता है तो उसको आप प्रोटॉन डोनर ही बोल देते हो। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या है बेटा, पूरी तरीके से मेटल्स है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। आप समझ चुके हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने के बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देते हैं, मेटल है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन ये मेटल इसलिए नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल नहीं होता। अब पी ब्लॉक में आ जाइए। पी ब्लॉक में क्या होता है बेटा, आपके पास ये जो 6 ग्रुप है कलेक्टिवली कॉल्ड पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपके पास मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। कहाँ रहते हैं, जैसे आप इधर देखिए, ये एक न्यूमोनिक्स मैं और दे रहा हूं। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। एस्टाटीन को उसमें अभी कंट्राडिक्शन चल रही है, कोई बात नहीं। और पोलोनियम तो थोड़ा सा रेडियो एक्टिव में आता है, तो आप इस नीचे वाले की लड़ाई में मत जाइए। बाकी सारे के सारे क्या है, यहाँ पे मेटोलाइड है। मेटोलाइड मतलब जरूरत पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन दे भी देंगे, जरूरत पड़ेगी तो ले भी लेंगे। मेटोलाइड का नेचर अलग होता है। जैसे मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, है ना। और नॉन मेटल जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। जैसे वायर बनता है मेटल का, वायर के ऊपर कवरिंग होती है नॉन मेटल की। और मेटलॉइड सर क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं सेमीकंडक्टर्स। इसका क्या बनता है, सेमीकंडक्टर। जैसे आप लोग जो सोलर पैनल जो लगाते हैं उसके अंदर मेटलॉइड का यूज होता है। तो लो टेम्परेचर पे तो नहीं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, तो सेमीकंडक्टर होते हैं। चलिए जाने दीजिए। मेटलॉइड मतलब कहीं मेटल की तरह काम कर लेगा, कहीं नॉन मेटल, कहीं इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहीं ले लेगा। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टाटीन को आप देख सकते हैं। तो बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं। कि लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे, इस साइड, तो सारे के सारे देखिए, यहां से अगर आप स्टार्ट करें ये सब, इसके लेफ्ट साइड सब क्या है, मेटल्स है। और इसके राइट साइड क्या है बेटा, नॉन मेटल्स है। ठीक है, यानी मेटलॉइड बीच की एक कड़ी कह सकते हैं कि इसके लेफ्ट साइड मेटल होते हैं और राइट साइड क्या होता है, नॉन मेटल। अब राइट साइड में कौन आएगा, आप देखें, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इधर आप चले जाइए, नोबल गैस होता है। नोबल गैस क्या होता है बेटा, जिसकी टेंडेंसी बॉन्ड बनाने की नहीं होती, मतलब ये अपने आप में क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन और इसका अनन, ऑक्टियम, ये सारे के सारे क्या है, ये जो 18th ग्रुप वाले एलिमेंट है वो सारे के सारे नोबल गैस हैं। ये किसी से कंबाइन होना नहीं चाहती, अपने आप में स्टेबल है। ये अपने आप में सब, अंबानी, अडानी, बिल क्लिंटन, जो भी समझ लीजिए, बिल गेट्स, और बहुत सारा नाम आप लोग जानते होंगे रईसों का। उसमें मैं कभी मोल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ये सब छोटे हैं, मोलपति सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। वैसे मोलपति अभी कोई बना नहीं है, अगर कोई मोलपति बन जाएगा तो बहुत बड़ा उसके पास अमाउंट होगा, जिसके सामने अंबानी और अडानी भी बहुत छोटे नजर आएंगे। और मैं पढ़ाने वाला हूँ एक लेक्चर, मैं मोल पे भी बहुत जबरदस्त लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें एक छोटा सा बच्चा एकदम, जिसको कुछ नहीं आता, अब छोटा मतलब इतना बड़ा बच्चा ना हो कि वो क्वां क्वां करता हो और उसको सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसा नहीं। इतना हो कि भाई कुछ समझ रखता हो, वो भी मोल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ में उसको आ जाएगा। तो चलिए, हम लोग ये देख चुके कि ये जो बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते हैं कि लेफ्ट में सारे मेटल है और राइट में सारे नॉन मेटल है, इंक्लूडिंग नोबल गैस, सारे के सारे नॉन मेटल है। अब हम बात करते हैं कि अगर 2 मेटल दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इसमें से ज्यादा मेटल कौन है, इसमें से ज्यादा मेटलिक कौन है, तो हम लोग पहले बात करते हैं पहले ग्रुप की। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम और रेडियम की बात आप साइड रखिए, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात हम लोग नहीं करने वाले हैं। अब पता चला आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं और उसमें से रेडिएशन निकली, हिट की, और आपकी कहानी खत्म हो गई। बात करने से नहीं होगा, लेकिन इसकी स्टडी करने से हो सकता है। ठीक है, आइए स्टडी मतलब आप जाके लैब में इसको कर रहे हो, पता चला यहाँ किताब में स्टडी करने से आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, आपसे पूछ ले सोडियम ज्यादा मेटलिक है या पोटेशियम ज्यादा मेटलिक, तो मेटल होने के लिए हमने क्या बोला, एक लाइन कि इलेक्ट्रॉन का डोनर होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देना चाहिए। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उतना अच्छा क्या होगा,
मेटल होगा। तो अब मैं बात करूं कि सोडियम और पोटेशियम में कौन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो बेटा ये पहला वाला जो आपको पीरियड दिख रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल होंगे, वहीं पे इलेक्ट्रॉन होगा। यस और नो? हाँ बिल्कुल सर, एकदम। और अगर हम बात करें ये दूसरा वाला पीरियड है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड है, इसको 8 9 नहीं बोलना है। ये कहां होता है बेटा? डी ब्लॉक के पीछे होता है, थर्ड ग्रुप में। यहाँ पे आप कुछ 6 पीरियड और 7 पीरियड में देखेंगे तो इसके पीछे रखा होता है ब्लॉक, सिर्फ और सिर्फ 7 ही पीरियड है। आइए आप सेकंड ग्रुप की बात करेंगे तो एक न्यूक्लियस होगा और 2 क्या होगा? सेल होगा, है ना। थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो एक न्यूक्लियस होगा और 3 सेल होगा। और फोर्थ पीरियड की बात करेंगे तो एक न्यूक्लियस और 4 सेल्स होंगे। यानी जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे ग्रुप में वैसे वैसे हमारा साइज एटम का बढ़ता जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कहां से निकलते हैं? किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में से निकलेंगे, लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो लास्ट सेल कौन सा होगा? इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला और इसका ये वाला। आप देख रहे हैं कि जब साइज छोटी थी तो बहुत पास पास थे, और जब साइज जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन दूर चले जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे तो न्यूक्लियस की जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रॉन पे पकड़ क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। तो ये इजिली कम एनर्जी पे ही निकल जाएगा। अब एनर्जी क्या होता है बेटा? 2 तरह से होता है, एक होता है आयनाइजेशन एनर्जी और एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से निकाला जाता है। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में ऐड किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी, मतलब वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। पहला इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो मेटल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। मतलब इनका पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी देंगे, और नॉन मेटल्स जो जनरली एक्सेप्ट करते हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं। सारा खेल एनर्जी का ही है। केमिस्ट्री में अगर बेसिकली बोले तो हर एक एलिमेंट कंबाइन ही इसीलिए करना चाहता है ताकि अपनी एनर्जी को मिनिमाइज कर सके। एवरी एलिमेंट वांट टू रिड्यूस इट्स एनर्जी टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पाने का नियम जो है वो यही है कि अपनी एनर्जी को क्या करें? मिनिमाइज कर ले। ठीक है, तो आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं साइज क्या होता है? बढ़ता है। न्यूक्लियस का लास्ट इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कमजोर पड़ता है जिससे इजिली इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और आप जानते हैं जिससे इजिली इलेक्ट्रॉन निकल जाए वही तो मेटल है। वही क्या है? मेटल है। तो जो जितने आसानी से देते वो उतना ज्यादा अच्छा मेटल है। तो आप बात करें सोडियम और पोटेशियम की तो पोटेशियम क्या होगा? ज्यादा अच्छा मेटल होगा। अब एक चीज यहां से समझ गए कि जब भी कंपेयर करना होगा तो ऊपर से नीचे जाने पे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि साइज बढ़ेगा। समझ में आ रहा? क्योंकि नया पीरियड, नया सेल इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, आप ये भी जान लीजिए कि सेल कितने होंगे? जितने पीरियड नंबर होंगे। मतलब पहले वाले पीरियड के लिए एक सेल, दूसरे वाले के लिए 2 सेल। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, एक अलग से लेक्चर बना दूंगा, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से इन सब बातों को मैं समझा के आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और इस कैरेक्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। जो जितना ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा और उतना अच्छा मेटल होगा। यानी नीचे जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अच्छा, इसका मतलब मैं बात करूं इस वाले ग्रुप में तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में सबसे बेस्ट मेटल कौन होगा? सीजियम, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा होगा। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है तो इसकी बात नहीं करनी। लेकिन यही बात करें हम राइटवर्ड चलने की, मतलब पीरियड में, आप ग्रुप की बात कर ली, बेरिलियम मैग्नीशियम में कौन ज्यादा अच्छा मेटल होगा? मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम कैल्शियम में कौन ज्यादा अच्छा होगा? कैल्शियम होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लिए होंगे। मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे किसी भी ग्रुप में तो आपका मेटलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं लेफ्ट से राइट चलने की, यानी पीरियड में हम इसका ट्रेंड देखते हैं। जैसे हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात कर लें। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के मेटल की तो बात होती नहीं क्योंकि ये क्या है बेटा? ये एक तरीके से स्टेबल ही नहीं रहता है। तो हम लोग सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड से ही कंपेयर करें। और इसमें भी हीलियम क्या है बेटा? ये आपका एक नोबल गैस। और हाइड्रोजन का इस ग्रुप में अभी कोई फिक्स प्लेस नहीं है बेटा। हाइड्रोजन आप यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप 1 से भी मिलती है और ग्रुप 17 से भी मिलती है। जब एक इलेक्ट्रॉन देने की बात करें तो ग्रुप 1 की तरह काम करता है, जब एक इलेक्ट्रॉन लेने की बात करें तो ग्रुप 17 की तरह बात काम करता है। ठीक है,
तो जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे, कहां चलेंगे, लेफ्ट से राइट चलेंगे जब, ठीक है, तो हम बात करेंगे अलोंग द पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो साइज क्या हो जाता है, घटता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। और जितना साइज कम होगा उतना ज्यादा वो मेटलिक कैरेक्टर में घटेगा, यानी नॉन मेटलिक कैरेक्टर उसका बढ़ेगा। यानी राइटवर्ड चलने पे आपका क्या होगा, एटॉमिक साइज घटेगा। और एटॉमिक साइज घटेगा इसका मतलब क्या है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब ये बच्चों को समझ में नहीं आता सर साइज क्यों घट रहा है, साइज क्यों घट रहा है। जब आप लेफ्ट से राइट चलते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। जैसे जैसे आप राइटवर्ड चलते जाएंगे आपका एटॉमिक नंबर तो बढ़ता जाएगा। अब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। ये सर समझ में नहीं आया। बेटा यहां से यहां जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ गया, 3 से सीधे जंप हुआ 11, यहां से यहां जाओगे तो सीधे 11 से क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। अब एटॉमिक नंबर याद करने के लिए भी मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं, मैजिकल नंबर्स हैं। जैसे आप कह सकते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। हाइड्रोजन आपने ग्रुप वाइज नंबर एटॉमिक नंबर मतलब जो भी एलिमेंट्स को लिख लिया, हेलिना का, रब से फरियाद। अब हे का कितना है बेटा, 1 याद कर लो हाइड्रोजन का। इसमें कितना ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो, 3 हो गया। इसमें आप 8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 8 और ऐड कर दो, इसको क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 18 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 37। 18 और ऐड करोगे 37, 55, और 32 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 87। इसको बोलते हैं मैजिकल नंबर। अब सेकंड वाले ग्रुप में क्या है, आप बेरिलियम का 4 याद कर लो। अब यहाँ पे तो कोई एलिमेंट है नहीं, 4 के बाद आपको 2 बस हटा देना है ये, ठीक है। 8, 8, 18, 18, 32 हो जाएगा। 8 जोड़ोगे 12, 8 जोड़ोगे 20, 8 जोड़ोगे 18 जोड़ोगे 38, 18 जोड़ोगे 56, और 32 जोड़ दोगे 88। तो कुछ इस तरीके के मैजिकल नंबर होते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को आप जनरली इस तरीके से बहुत इजी वे में हैंडल कर सकते हैं। आपको एटॉमिक नंबर सबका याद करने की जरूरत नहीं, आपको ग्रुप वाइज अगर एलिमेंट याद है तो आपको एटॉमिक नंबर इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात क्या कर रहे थे कि लेफ्ट से राइट जब आप जाते हैं, लेफ्ट से राइट जब आप जाते हैं तो क्या होता है बेटा, एटॉमिक साइज घटता है। जब साइज घटता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है, ठीक है। ये देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ है। जैसे जैसे आप राइट में चलते जाएंगे साइज घटता जाएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घटती जाएगी, यानी मेटलिक कैरेक्टर घटता जाएगा। तो क्या बढ़ता जाएगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी आप इसमें बात करें ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 में, तो लिथियम से स्टार्ट करेंगे फ्लोरीन तक, तो फ्लोरीन सबसे अच्छा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। तो यहाँ पे हम बात करें सीजियम क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में आपके बेस्ट मेटल होता है। और अगर बात करें हम लोग फ्लोरीन की, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में ये बेस्ट नॉन मेटल होता है। तो अगर हम बात करें बेस्ट आयनिक कंपाउंड की, तो सीजियम फ्लोराइड क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। ये सबसे अच्छा मेटल है, ये सबसे अच्छा नॉन मेटल है। इसके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगी, इस वजह से क्या हो जाएगा, बेस्ट आयनिक कंपाउंड आपके पास, मोस्ट आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम किसकी बात ना करें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बातें हमें करनी ही नहीं है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल अच्छे से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा पी ब्लॉक के एलिमेंट पर, मैजिकल नंबर पे। इसके मैजिकल नंबर क्या क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये है, तो इसको आप कैसे याद करेंगे बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 5 याद कर लीजिए, ग्रुप वाइज लिख लीजिए, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, 5 याद कर लिए। आप क्या करेंगे, 8, 18, 18, 32, 32, 32 कर दीजिए। 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 में 13, 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31, 31 में 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49। फिर आप 32 जोड़ दीजिए, 81, और 32 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 115। तो यहां से लगा यहां तक, जैसे यहां क्या था, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 8, 8, 18, 18, 32, और यहाँ पे क्या है, 8, 18, 18, 32, 32 है, 32, 32 2 बार है, 8, 18, 18, 32, 32 यहां तक चलेगा। लेकिन यहाँ पे जब आ जाएंगे नोबल गैस पे, तो क्या हो जाएगा इसका मैजिकल नंबर, 8, 8, 18, 18, 32, 32, मतलब यहाँ पे एक 8 और बढ़ जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट यहाँ पे बढ़ गया। तो आप लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो साइज क्या हो जा रहा था, छोटा हो जा रहा था। क्या हो रहा था,
छोटा हो जा रहा था। अब ये साइज छोटा क्यों हो जा रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ने के बावजूद, तो उसका रीजन हम लोग समझते हैं बेटा। जैसे हमारे पास सोडियम, सोडियम का कुछ साइज अगर हम बनाना चाहें, इसके पास कितने पीरियड्स होंगे बेटा, 1 2 3, थर्ड पीरियड का ना तो 3 सेल होंगे, ये तो न्यूक्लियस हो गया, 1 2 3 सेल, इसी में तो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा। और एटम का साइज सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, जितना डिस्टेंस होगा उतना ही एटम का साइज होगा। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, सोडियम के बगल में है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास भी कितने सेल्स होंगे बेटा, 1 2 3। ये क्या सर, आपने इससे इसको छोटा क्यों बनाया, तो हाँ बेटा अभी मैं बताता हूं। ठीक है इसी पीरियड में आप आगे जाएंगे तो किसका नंबर आएगा, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम भी थर्ड पीरियड का है, 1 2 3। अरे सर इसको तो आपने और भी छोटा बना दिया, तो हाँ बेटा ये छोटा होता है। एटॉमिक नंबर इसका 11 है, इसका 12 है और इसका 13 है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब ये एटॉमिक नंबर बढ़ने के बाद भी साइज छोटा क्यों हो रहा है, इसका रीजन ये होता है बेटा कि इसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन था। प्रोटॉन प्रोटॉन लाइक चार्जेस है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अनलाइक चार्जेस है, यानी इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन का तो रिपल्सन लगेगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको न्यूक्लियस में पकड़ के रखेगी, कहीं जाने नहीं देगी। उसका तो कंसर्न नहीं हमें हमें कंसर्न यहाँ पे दो चीजें देखना, एक तो इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर जितने भी सब न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहेंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करके दूर भेजना चाहेंगे। तो न्यूक्लियस खींच के पास करना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन को, और आपस में इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाना चाहते हैं। तो दूर जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, पास आएंगे तो साइज घटेगा। तो जितना भी इसका नेट इफेक्ट आया उस दूरी पर ये इलेक्ट्रॉन मेंटेन हो गया और वहां पे ये इसका न्यूक्लियस का चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। हम बात करेंगे लिथियम के बाद आता है नंबर सोडियम के बाद नंबर आता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में भी 3 सेल है, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन था, जिस भी ताकत से खींच पाया खींचा। 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन का फोर्स जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब नेट फोर्स जो होगा वो बढ़ जाएगा। 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेगा, इसलिए साइज उसका छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे। 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेगा, साइज और छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेंगे, है ना। अब ये तो जनरल बात हो गई कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज घटता है, लेकिन ये हर जगह आपको सेम चीज हो सकता है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा अलग दिखे। जैसे डी ब्लॉक में आप जाएंगे तो पहले साइज कम होता जाएगा पीरियड वाइज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, है ना, आयरन, यहाँ तक आप देखेंगे कम होता जाएगा। कोबाल्ट, निकल तक कांस्टेंट हो जाएगा, फिर कॉपर, जिंक तक बढ़ जाएगा, क्योंकि सेम सेल में इलेक्ट्रॉन पहले 1 थे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। सेम सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। जब एक ही सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो एक सर्टेन लेवल के बाद रिपल्सन बढ़ने लगता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी साइज की। तो किसी भी पीरियड में आप जब जाएंगे, चाहे आप इसमें बात करें इसमें बात करें, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जनरली साइज क्या होता है, घटता है, जिसकी वजह से नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। यानी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे आप एक आयनिक बॉन्ड जानते होंगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड जानते होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड में जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन बॉन्डिंग करेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, शेयर करते हैं तो बीचों बीच में इलेक्ट्रॉन रखते हैं। लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेता है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन पे आ जाता है और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे आ जाता है। अगर पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेता तो कंप्लीट नेगेटिव आ जाता है, लेकिन पार्शियल नेगेटिव का मतलब थोड़ा नेगेटिव आता है। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू ड्रैग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो इधर आप जाएंगे तो ज्यादा नॉन मेटलिक कैरेक्टर मिलेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर मिलता है। ठीक है तो ये हो गया एक ओवरव्यू। और मैंने कहा था कि आपको 100 से ऊपर वाले एलिमेंट को तो ऐसे ही सिखा दूंगा 5 मिनट के अंदर। तो बेटा 5 मिनट के अंदर अगर मैंने वादा किया है तो मैं उस वादे को पूरी तरीके से निभाता हूँ। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं सर ऐसे चल रहा हूं जैसे लिथियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से आप इस तरीके से डायगोनली चलेंगे तो बेटा ना साइज बढ़ेगा ना साइज घटेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आइए, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे आप क्या याद कर लीजिए बेटा, पहला दूसरा ग्रुप याद कर लीजिए और 13 से लगाए 18 ग्रुप तक ग्रुप वाइज याद कर लीजिए। और डी ब्लॉक को कैसे याद करना है, आपको पीरियड वाइज याद करना है। इसका भी न्यूमेरिक्स होता है,
शक्ति, वक्रमन, फीको, निको, जन। शक्ति, वक्रमन, फीको, निको, जन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये ट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े तो आग में कूद जाना। और इसके नीचे बेटा देखो ये लैंथनम और एक्टिनियम यही रहता है। ये थर्ड वाले के लिए है, लैंथनम, हॉफ्नियम, टेंटनम, टंगस्टन, रिहीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। इसके लिए होता है ला हफ्ता डब्लू रे, ला हफ्ता डब्लू रे, ओसामा, वरना ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड से पिटाई होगी। इस तरीके से आप न्यूमेरिक्स बना सकते हैं। न्यूमेरिक्स कोई फिक्स नहीं, अपनी तरफ से आप कुछ सोच करके सोची समझी साजिश के तहत कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले थे कि 100 से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनका आप एटॉमिक किस तरीके से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो बेटा एक रूल है, जैसे 100 कितने में लिखा था, 1, आप एक गिनती सीखते हैं ना 1 से 10 तक, ऐसे सीखते हैं ना। तो मैं आपको सिखाता हूँ, चलिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक आपको सीखना है। 0 के लिए होता है बेटा नील, क्या होता है नील। 1 के लिए होता है अन, 2 के लिए होता है बाई, 3 के लिए होता है ट्राई, 4 के लिए होता है क्वाड, 5 के लिए होता है पेंट, 6 के लिए होता है हेक्स, 7 के लिए सेप्ट। अच्छा, हेप्ट और सेप्ट दो होते हैं 7 के लिए। ऑर्गेनिक में आप हेप्ट बोलते हैं और इनऑर्गेनिक में सेप्ट। तो अभी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है इसलिए क्या बोलेंगे, सेप्ट बोलेंगे। तो 6 के लिए हेक्स था और 7 के लिए सेप्ट है, 8 के लिए आपका ऑक्ट होता है, दोनों में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। यहाँ पे 9 के लिए इन बोलते हैं, वहां पे नॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 9 के लिए क्या यूज करेंगे, इन। अब आपके पास मान लीजिए कोई एलिमेंट है 101 एटॉमिक नंबर का, बस एक चीज करना है, आपका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा। 1 के लिए आप क्या बोलते हैं बेटा अन, 0 के लिए क्या बोलते हैं नील, और 1 के लिए क्या बोलते हैं फिर से अन, अन नील अन, और लास्ट में आपको IUM लगा देना है और आपका नाम बन करके तैयार हो जाएगा, अनिल अनियम। क्या हो जाएगा, अनिल अनियम। इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो UNU, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब 101 की जगह कोई कहे कि हमारे पास 105 नंबर का एलिमेंट है, कुछ मत करिए। 1 के लिए क्या करते हैं अन, 0 के लिए नील, 5 के लिए पेंट, और आपको लास्ट में क्या लगा देना है IUM। बताइए कितना इजी है। अगर कोई एलिमेंट 118 एटॉमिक नंबर का है तो आप क्या करेंगे बेटा, 1 के लिए अन, 1 के लिए अन, 8 के लिए ऑक, और लास्ट में IUM लगा देंगे। समझ में आ रहा होगा आपके। अब आप लोग जल्दी से बताइए 109 नंबर के एटॉमिक नंबर के लिए क्या करेंगे, हम इसका नाम क्या रखेंगे नीचे वाले एलिमेंट का, अनिल इनियम, इन बोलते हैं ना इनको, इन और लास्ट में ईएम। अब तो फिलहाल इसमें देखिए आप नीचे वाले एलिमेंट के भी नाम, जैसे इसका नाम क्या हो गया बेटा, कॉपरनिशियम होगा इधर, इधर और रदरफोर्डियम भी आएगा। बहुत सारे एलिमेंट का नाम रख दिया गया, जैसे लैंथनम है, सीरियम है, वो प्रोमीडियम है, नियोबिडियम, और आपके पास समेरियम है, सबेरियम है, बहुत सारे एलिमेंट है, लूटिशियम है, लॉरेंसियम है और यूरेनियम है। जितने भी एलिमेंट हैं 100 से ऊपर लगभग सबका नाम अब पर्टिकुलर पड़ चुका है। ठीक है, पहले जब नहीं था तो इसका नाम इसी तरीके से लिखा जाता। तो आज भी आप इस तरीके से अगर नाम लिख देंगे तो कोई आपको गलत नहीं कहेगा। तो होप आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इस लेक्चर को एंजॉय करिए और रिवाइज करिए। जो बेसिक इसके डेटा हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। आपको इसमें होप कि बहुत मजा आया होगा, और इसी तरीके से बेटा आप सपोर्ट करते रहिए, बस और क्या है। थैंक यू।